हेलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, मस्त बाना, जबरदस्त छिए, जबरदस्त छियो ना। अरे मुझे पता है आप सब लोग बहुत शानदार जबरदस्त हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका पीएम सर मेंटर्स एडू सर के मेंटर्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मेंटर्स एडू सर आपके लिए लेकर आया हुए जज्बा बैच, जिसमें हम आपकी तैयारी को शानदार बनाएंगे, आपके अंदर वो जज्बा भरेंगे जिससे आप अपने सपनों को साकार करें और अपने माता पिता को खुशियां दें, अपने अपने आप को एक अच्छी जिंदगी दे, समाज की सेवा करें। तो प्यारे बच्चों, रसायन शास्त्र का प्रथम अध्याय, रसायन शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण अध्याय का हम टॉपिक करने जा रहे हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती है। यानी कि हम इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले, इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाओं की हम पहचान कैसे करेंगे, कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, हमें कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पहला। और हम ये भी समझेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो बच्चों आओ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। एक चीज आप ध्यान देना कि हमारा जो जज्बा बैच है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि आपको हिंदी के साथ साथ हम महत्वपूर्ण शब्दों को इंग्लिश में भी बताते चलेंगे, ताकि जब आप हिंदी मीडियम से जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम में आप स्विच करो तो आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यू विल नॉट हैव अ सिंगल प्रॉब्लम, छोटा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। एकदम आप आसानी से स्विच करोगे और आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बच्चों, ये इंग्लिश शब्दों के ऊपर आपकी ध्यान होनी ही चाहिए और आप इसे नोट करते हुए चलोगे। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, और ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है बच्चों। और अब हम ये समझते हैं बच्चों इसमें कि भाई रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती ही क्या है। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं हम दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम किचन में ही जब खाना पकता है तो खाना का पकना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया ही होता है, ठीक है। आप अगर दहन देखते हो, दहन अभिक्रिया, किसी चीज, कोई चीज अगर जल रहा हो जिसका दहन हो रहा हो, तो दहन क्या है, एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया ही है। लकड़ी का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। घर में एलपीजी सिलेंडर से जो गैस गैस निकलती है और जिस पर हम गैस स्टोव के ऊपर खाना बनाते हैं, वो भी क्या है बच्चों, वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं तो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा होते ही रहती है। और खाना हमारा पच रहा है तो खाना हम खाते हैं, हाँ, खाना खा के हम तंदुरुस्त होते हैं। तो खाना खाकर हम तंदुरुस्त होते हैं, मजबूत होते हैं। तो बच्चों, ये खाना का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन यानी पाचन। तो खाना का जो पचना है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम इनहेल बोलेंगे, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो एक्सहेल बोलेंगे। तो बच्चों, ये क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, लेकिन हम आज समझते हैं डिफिनीशन से कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो बच्चों, जब किसी प्रक्रिया में, ध्यान रखना, कोई भी प्रक्रिया, प्रक्रिया दो तरह की हो सकती है रसायन शास्त्र के अनुसार, भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। तो बच्चों, रासायनिक प्रक्रिया क्या है उसको हम समझने वाले हैं कि जब किसी प्रक्रिया में पदार्थ अकेले ही, ये बात भी ध्यान देते हुए चलना है कि अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, तो एक सिंगल पदार्थ भी अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, है ना। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, यानी वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा कि भाई भिन्न गुण वाले, एक या अधिक,
नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब समझना कि भाई अगर कोई पदार्थ, सिंगल पदार्थ भी हो सकता है, मैं आगे आपको उदाहरण दूंगा कि अगर कोई पदार्थ का परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ में किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है और उसके परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, यानी कि पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो रहा है, यानी पदार्थ या तो एक से ज्यादा है तो आपस में जुड़कर नए पदार्थ का, एक से ज्यादा नए पदार्थ का निर्माण करते हो, ठीक है। सिंगल पदार्थ है तो वियोजित होकर एक से ज्यादा पदार्थों का निर्माण करता हो। तो इस तरह का जो प्रक्रिया है कि जिसमें नया चीज बन रहा है, ठीक है, कोई नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूं। साथ ही साथ बच्चों आप इस बात पर भी ध्यान देना कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, इसे भी आप ऐसे परिभाषित करो कि रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिक्रिया और अभिक्रिया दोनों समान शब्द हैं, तो वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं की एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। यह मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे परमाणुओं का नई व्यवस्था का निर्माण होता है, और बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, बहुत जबरदस्त है, समझ आया ना तो बिंदास, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको ये बताया जा रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, तो पहले अकेले ही देख लो, जैसे कि बच्चों हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों अगर हम इसको हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, ठीक है, इसमें हम उष्मा देते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये बात आप समझोगे कि ये किस में परिवर्तित हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। बच्चों यहां पर देखना है कि ये एक ही पदार्थ है, अकेले ही, ये अकेले ही अभिक्रिया करके एक से ज्यादा पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। मतलब कि बच्चों अकेला पदार्थ भी अभिक्रिया कर सकता है और दूसरा किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके। इस पर भी एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चों आपको तो ये पता ही होगा कि जल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, फिर भी एक बार हम देखते हैं कि भाई जल का निर्माण होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोजन का जब दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के दो अणु का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, जल के दो अणु का निर्माण होता है। अब ये चीज आपको समझना होगा कि यहां पर देखो दो पदार्थ है, हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, हाइड्रोजन अलग पदार्थ, ऑक्सीजन अलग पदार्थ, और जब ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और वो तीसरा नया पदार्थ क्या है, जल, जिसे हम पीते हैं, है ना, तो ड्रिंकिंग वाटर, ये जल का जो निर्माण हुआ है बच्चों, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। बच्चों फिर हमने ये देखा कि भाई नए पदार्थों का तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि नया पदार्थ ही यहां पर बन रहा है, नया पदार्थ ही तो बन रहा है ना भाई, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण और कैल्शियम ऑक्साइड का गुण कैल्शियम कार्बोनेट से बिल्कुल भिन्न है, इन दोनों का अपना एक गुण है। तो बच्चों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें नए पदार्थ बनते हैं और उन पदार्थों का खुद का अपना गुण होता है। यही आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ में जलता है, हाइड्रोजन एक विस्फोटक की तरह बिहेव करता है, जब ये जलता है तो आवाज उत्पन्न करता है और काफी तेज आवाज उत्पन्न करता है, पॉप साउंड, ठीक है। ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पदार्थ बना यानी
H2O, क्या बना? H2O, जल। तो आग अगर कहीं लग जाता है तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो ये आग बुझाने के काम आता है। मतलब कि देखो, ये जो पदार्थ बना, इसका जो गुण है, ठीक है, ये इसके जो संघटक हैं, संघटक के जो परमाणु हैं, ठीक है, उनसे बिल्कुल भिन्न है। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन इसका जो गुण है, जो जल का गुण है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न है। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में अगर मैं आपको कंक्लूड करते हुए निष्कर्ष में निकालूं, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं जिनका अपना खुद का गुण होता है, जिनका यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, खुद का गुण होता है। एक जो हमारा ये था कि भाई रासायनिक, एक दूसरा भी हमारा जो डिफिनीशन है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं की जो संरचना होती है, ठीक है, तो जो परमाणु जिस तरीके से जुड़े होते हैं एक अणु के अंदर, उनके संरचना में परिवर्तन होता है। आप एक बार फिर से देखो इसको कि भाई रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें परमाणुओं की एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। मतलब कि एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, नए बंध बनेंगे, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध का निर्माण होगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि भाई पुराने बंध टूटेंगे। किसके बंध टूटेंगे? तो जो आपके अभिकारक हैं, अभिकारक का बंध टूटेगा, ठीक है क्या? और जो उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद में एक नए बंध का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपको समझाता भी हूं। जैसे देखो, यहां पर हमने एक तस्वीर लिया हुआ है, ठीक है, तो इस पिक्चर से हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, और मैं मार्किंग करते हुए भी चलूंगा। देखो, यहां पर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, मैं इसमें कलर बदल लूं और आपको मैं समझाऊं कि भाई अगर व्हाइट वाले पोर्शंस को हम देखें, तो ये व्हाइट वाले अलग हैं, और ये कितने आपको दिख रहे हैं? ऐसे 4 दिख रहे हैं, ठीक है, और बीच में आपको ब्लैक वाला पोर्शन है। तो बीच में ये भाई किसका है? CH4 का, ठीक है। हमने यहां पर आणविक संरचना दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो आणविक संरचना है, जिसे हम बॉल एंड स्टिक मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि भाई कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं बच्चों? तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े। और बच्चों ये जो पार्टिकुलर संरचना होता है ना, ठीक है, CH4 का जो संरचना होता है, CH4 का बच्चों संरचना होता है चतुष्फलकीय, ठीक है। अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से आपको दिखाऊं, तो आपको चतुष्फलकीय संरचना दिखेगा। ठीक है क्या बच्चों? तो ये जो संरचना है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये चतुष्फलकीय। और ध्यान रखना कि यूपी पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक में, ठीक है, और यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये यूपी पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा गया है कि मीथेन अणु का संरचना कैसा होता है। तो मीथेन अणु का संरचना कैसा होता है? चतुष्फलकीय, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में बोलेंगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। तो बच्चों यहां पर ये आपको दिख रहा है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर में ये दिखाया गया है कि ऑक्सीजन, भाई ये ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? तो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो ऑक्सीजन के 2 अणु को अलग से यहां पर दिखाया ही गया है कि किस तरीके से भाई। तो ऑक्सीजन के ये जो 2 अणु हैं, ये ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु बच्चों, ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़कर ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों इधर वाला, इधर में क्या लिखा हुआ है? ये क्या है बच्चों? तो ये है आपका अभिकारक। अब साथ साथ देखते चलोगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? तो ये है आपका
अभिकारक, अभिकारक। क्या? तो बच्चों अभिकारक, अभिकारक में आप परमाणु का यहां व्यवस्था देख रहे हो, और जब इसका उत्पाद बन रहा है, उत्पाद में क्या बन रहा है, तो उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है भाई। इसमें आप देखो कि ये ऑक्सीजन के जो दो परमाणु है, ठीक है, इनके बीच में कार्बन का परमाणु, इधर को क्या है, कार्बन है, और इधर को क्या है बच्चों, तो इधर को ऑक्सीजन है। ये कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। मतलब कि यार इसमें देखो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन जब उत्पाद बना तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। नई व्यवस्था आ गई ना नई व्यवस्था। फिर आप ये देखो कि यहां पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन यहां ये रेड लाल वाला क्या है, लाल वाला ऑक्सीजन है, और व्हाइट वाला क्या है, तो उजला वाला क्या है बच्चों, उजला वाला ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ में हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़कर क्या बना रहे हैं, जल के अणु। और ये कितने बन रहे हैं, तो देखो दो बन रहे हैं, एक यहां और एक यहां। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु बन रहा है बच्चों, तो ये देख लो एक अणु का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण हो रहा है। तो आप इसे सीधे तौर पर देख पा रहे होगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के नई व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। जो पुरानी व्यवस्था है अभिकारक में, भाई ये जब ये एक बात भी आपको और मैं बताते चलूं कि देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बंध टूटा, तभी तो जाकर कार्बन और ऑक्सीजन का बंध बना। समझे क्या, क्लियर है क्या? तो बच्चों अब यहां पर आपको मैं दिखाते चलूं कि देखो ये ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के दो अणु हैं, ठीक है। आगे मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि ये जो दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में जो दो लाइन दिया हुआ है, इसे हम द्विसहसंयोजक बंध बोलते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों, तो देख लो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का संरचना आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, तो भाई आप बोलोगे कि ये रेखीय संरचना दिखाता है। क्या? रेखीय। रेखीय बोले तो लीनियर, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर। ये ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इससे बच्चों क्या बन गया, तो इससे बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर को क्या बन रहा है, तो जल का अणु। तो भाई जल के अणु में देखो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं और ये एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो चुका है। अब यहां पर अगर हम आकार देखेंगे कि भाई जल के अणु का आकार कैसा होता है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई झुका हुआ है, ठीक है, झुका हुआ, झुका हुआ, ठीक है, झुका हुआ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई वी शेप्ड, ठीक है, वी आकार का। कैसा है भाई? वी आकार का। तो ये सब चीज आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलोगे बच्चों, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में, पैरामेडिकल के एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको क्लियर हो चुका है, आशा करता हूं पूरी तरीके से आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि भाई रासायनिक के अभिक्रियाओं के जो लक्षण हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण को हम आगे समझेंगे
और जैसा कि मैं आपको पहले बोला था कि भाई अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं, तो देखो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं का, ये भी आप एक डिफिनीशन बोल सकते हो रासायनिक, ध्यान रखना रासायनिक समीकरण का मैंने आप लोगों को कितना डिफिनीशन बता दिया, ये तीसरा डिफिनीशन होने जा रहा है ना। तो भाई ये तीसरा डिफिनीशन यह है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं का पुराना अबंध टूट जाता है और उत्पाद अणुओं को उत्पन्न करने के लिए परमाणुओं के बीच नए आबंध बनते हैं। आपको मैंने एक CH4 पर दिखाया था, अभी आपको एक मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। बच्चों आपके लिए बेहतर एग्जाम्पल होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला ही आप देख लो, अभी फिलहाल समझने के लिए, जिसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इससे बच्चों जल के अणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण हो रहा है, जल के अणु का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर देखो कि मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोजन, ये जो गैस है बच्चों, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के परमाणु कैसे जुड़े होते? बहुत सिंपल भाई, हाइड्रोजन के परमाणु एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते इस तरीके से। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक लाइन है, ये लाइन क्या बताता है? ये लाइन बताता है एकल सहसंयोजक बंध को, जिसे हम आगे कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप अभी समझते चलो, समझने के लिए आप ये देखो कि भाई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एक बंध है, और यहां पर देखो तो यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में एक बंध है, जिसको मैं अभी तुरंत आपके साथ में डिस्कस किया हूं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में कौन सा बंध है? तो द्विसहसंयोजक बंध है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ये जब बंध आपस में ये टूटेगा, बंध, ये बंध क्या होगा? टूटेगा। तो इस बंध के टूटने से जल के दो अणु का निर्माण होगा, और जल के अणु में ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो इस तरीके से जुड़ा होता है। यानी एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। और वो भी आप देख लो कि अलग अलग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यही वाला उठा, ठीक है, और यहां उठकर, ठीक है, ये ऑक्सीजन है ना, तो ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, इन्होंने ऐसे बंध बना लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है क्या? तो बच्चों यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन का अगर अलग अलग ये परमाणु जुड़े हैं तो सबसे पहले ये बंध टूटा, और जब ये बंध टूटा तो ये ऑक्सीजन के साथ में जुटा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के भी आपको एक ही परमाणु दिख रहा है, मतलब कि ये भी ऑक्सीजन का बंध टूटा, ये भी ऑक्सीजन का बंध टूटा। तो ये दोनों बंध टूटे तब जाकर जल के दो अणु बने, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुटे। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से क्लियर है ना? गुड। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे एकदम शानदार कमाल धमाल होते रहेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम ये समझेंगे कि यार रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो देखो यार, बहुत सिंपल। अभी कोरोना गुजरा हुआ थोड़ा समय है, याद ही होगा कितना कोरोना के टाइम में हम परेशान हुए थे। कोरोना ने तो भाई सिखा दिया, कोरोना ने हमें सिखा दिया कि हमें कितना सजग रहने की जरूरत है और हमें कितना मेहनत करने का जरूरत है। आप सोचो उस टाइम में बिहार उत्तर प्रदेश के जो मजदूर अलग अलग शहरों से, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई से वापस लौट रहे थे, क्या हालत हो रखी थी बच्चों,
क्या हालत हो रखी थी, वो दिन हमें नहीं देखना पड़े, इसके लिए हमें पढ़ाई करना होगा और पूरे जज्बा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और बच्चों, आप हिंदी माध्यम के बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत पावर होता है यार। आप भूमिपुत्र हो, जिस तरीके के भट्टी में तपते हो ना, जिस भट्टी में आप तपते हो, इस भट्टी में तपकर बहुत सारे समझ ही रहे हो स्वाहा। लेकिन आप ऐसे होते हो, कि तपते 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 सोना बन जाते हो। बच्चों, जज्बा बैच जो है, इसका मकसद भी यही है कि आप बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिया जाए, शानदार। और मेंटर सेड्यूसर आ गया तो फिर बात ही अलग है यार। मेंटर सेड्यूसर नाम आया मतलब बात अलग, शानदार, अलग अलग लेवल की बात होने लगी। तो आपको एकदम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। चलो, तो कोरोना पर फिर से आते हैं। कोरोना का लक्षण, उस टाइम में हम लोग एकदम मोबाइल वगैरह में देखते रहते थे, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते, भाई कोरोना का क्या लक्षण है। ठीक, अगर कोई आता था तो 2 किलोमीटर दूर भागते थे हम। हाँ, अपने घर वाले भी अगर छींकते थे ना, तो भाई साहब उनसे 2 किलोमीटर दूर भागते थे हम। ऐसी सिचुएशन हो रखी थी। लेकिन हर छींकने वाले को कोरोना नहीं होता था, उसे टेस्ट करते थे तब पता चलता था ना। हाँ भाई, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव है तो सब बढ़िया, वाह 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 वाह। अब पॉजिटिव है तो ऐसे ही जान हलक में लटक आई। हाँ, अगला व्यक्ति ऐसे ही मतलब मरने लगता था यार, अगला आदमी। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर टेस्ट आया तो उससे हमें यह पता चला कि इसे कोरोना है, नेगेटिव आया तो नहीं है। लेकिन छींकने का जो लक्षण था, वो किसका था? कोरोना का। तो वैसे ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट इज रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण में हम ये समझेंगे कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये रासायनिक, ये जो प्रक्रिया है, ये जो परिवर्तन है, वो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। और बच्चों देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग अभिलक्षण हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें से गैस की उत्पत्ति, तो बच्चों अगर कोई बदलाव हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है और उसमें से गैस बाहर निकल रहा है, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, जरूरी नहीं कि रासायनिक परिवर्तन ही होगा। यह बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही रट लेते हैं कि अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया है। काहे का भाई? कोई किसी को छींक आया तो कोरोना था, टेस्ट हुआ ना। वैसे ही इसमें रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, उसके लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं, तब जाकर उसे हम कंफर्म करते हैं कि हां रासायनिक अभिक्रिया ही। लेकिन अगर गैस की उत्पत्ति हो रही है तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। तो बच्चों ये ध्यान देना कि रासायनिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में से एक ये विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति। तो सामान्यतः ये बात आप ध्यान रखना कि सामान्यतः गैस का उत्सर्जन, रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है। यानी ये अभिलक्षण हो गया भाई, हो सकता है, इंडिकेशन है ये एक तरह का, ठीक है, सूचित करता है या ये अभिलक्षण है। बात समझ में आ रही है क्या? अब आपको मैं समझाता हूं दोनों प्रक्रिया, ठीक है। तो भाई अब आप ये देखो, थोड़ा हमने पिछले ही अभिक्रिया में ये देखा था कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप उष्मा, ये डेल्टा साइन है, डेल्टा साइन देने का मतलब है कि भाई ऊर्जा का परिवर्तन, उष्मा का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम उष्मा दे रहे हैं, तो जब हम उष्मा इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो सिंपल सी बात है कि गैस का यहां पर उत्सर्जन होगा, गैस बाहर निकल रहा है, तो हमें पता चलेगा कि भाई गैस बाहर निकल रहा है। तो गैस का बाहर निकलना, यहां पर गैस निकल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया ही है? आप एक ये एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। पहले आप इस एग्जाम्पल को समझो बच्चों, ये रासायनिक परिवर्तन को कैसे सूचित करता है। तो बच्चों हमने लिया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चुन्ना पत्थर। तो बच्चों ये जो चुन्ना पत्थर है सॉलिड स्टेट में है, ठोस की अवस्था में है, लेकिन जब हमने इसको गर्म किया तो इसमें से गैस बाहर निकल रहा है। अब ये जो गैस बाहर निकल रहा है, ये जो गैस बाहर निकल रहा है, ये गैस जब जब इस गैस को हम चूना पानी से, ठीक है, बुझे हुए चूने के पानी से, ठीक है, जब पानी से, चूना पानी से हम इसको गुजारेंगे, पास करेंगे, तो अगर ये चूना पानी को मिल्की कलर में यानी दुधिया रंग में परिवर्तित कर देता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमने यहां पर टेस्ट किया ना कि भाई इसको हमने हीट किया, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट था, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल गया, मतलब जरूर कि यह रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? आई? नहीं आई? अरे आ गई होंगी, आ गई, गुड। लेकिन फिर भी चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो बच्चों, जिंक जो सॉलिड है, जिंक क्या है, धातु है। तो जिंक धातु की अगर अभिक्रिया आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराओ, कैसा होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु विलयन होना चाहिए। कैसा? डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो डाइल्यूट होना चाहिए, तनु, ठीक है। तो ये तनु विलयन होना चाहिए बच्चों, ठीक है क्या? अब इसकी अभिक्रिया आप कराओगे तो यहां से बनेगा जिंक क्लोराइड का विलयन, ठीक है, और एक गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का यहां से क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। तो गैस यहां पर उत्पन्न हो रहा है, गैस उत्पन्न हो रहा है। यहां पर देखो आपने धातु लिया और यहां पर ये जलीय विलयन लिया, धातु लिया और जलीय विलयन लिया। धातु और जलीय विलयन की अभिक्रिया से, धातु और जलीय विलयन की अभिक्रिया से क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। चलो ठीक है, अभी इसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन गैस बाहर निकल रहा है, और गैस बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है और यहां पूरा चांस है। लेकिन देखते हैं कि भाई ये जो गैस बाहर निकल रहा है, ये गैस कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का वाष्प निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। ये जो पदार्थ बना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो जिंक ही रह गया, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। लेकिन अभी हम गैस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हमने ये देखा कि भाई ये जो गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट होता है, टेस्ट यानी जांच, हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गैस उत्सर्जित हो रहा है, अगर ध्यान रखना, बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, ठीक है, विस्फोटक होता है। अगर बहुत ज्यादा सांद्रण हो गया तो विस्फोट हो जाएगा और बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, इसलिए सावधानी होनी चाहिए। आप जो भी लैब वगैरह से चीजें, इन चीजों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आपको लैब प्रॉपर रसायन शास्त्र के जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे वो आपको करके दिखाया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और बाकी और बच्चों, ऐसे बच्चों को आप बताइए, ठीक है, ताकि
मैक्सिमम बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचे। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य भी हमारा यही है कि बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं सब तक क्वालिटी एजुकेशन यानी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो आप इसे शेयर भी करते रहो और अपने साथियों को भी बताओ। बच्चों, हाइड्रोजन गैस से जब बच्चों जलता है तो आप इस गैस को अगर जलाने की कोशिश करते हो और जलाने पर ना आवाज आता है, कैसा आवाज? तो वो जो पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न, नहीं समझे? हाँ, देसी में बताते हैं, भुट्टा होता है ना, भुट्टा, अरे मकेया, तो जो मकेया है उसको जब तुम तलते हो तो कैसा आवाज आता है? पट पट पट, ऐसा आवाज आता है ना। तो अगर पॉप साउंड आए, मतलब कि भुट्टे के तलने के जैसा आवाज आए, तो हाइड्रोजन गैस है। और बच्चों, अब ये बात आप ध्यान दोगे कि इसमें आपने ठोस लिया था और यहां पर तनु अम्ल लिया था। ठोस और तनु अम्ल मतलब कि ये आपका जलीय विलयन था। इनके अभिक्रिया से गैस उत्सर्जित हुआ और हमने गैस को टेस्ट कर लिया, हाइड्रोजन गैस है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब देखो, अब देखो, तो बच्चों आपको आगे मैं समझाऊं कि गैस का, जैसे मैंने बोला कि भाई छींक आ रही है तो जरूरी नहीं कि कोरोना ही है, नहीं भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो जरूरी नहीं, गैस का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया हो, नहीं भी हो सकता है। पिछले दो उदाहरण में हमने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया था। अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। बच्चों, आपको पता है, आपको पता है ड्राई आइस, ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ, क्या? तो सूखा बर्फ की अगर हम बात करें, सूखा बर्फ, तो बच्चों सूखा बर्फ, ठीक है, सूखा बर्फ, इसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसको अगर आप गर्म करो, ठीक है, तो अगर आप इसमें उष्मा देते हो तो ये गैस बनेगा यहां पर, ठीक है, गैस का निर्माण होगा। ये क्या है बच्चों? ये ड्राई आइस है, यानी क्या है? ठोस है। क्या है ये? तो ये बच्चों आपका क्या है? ठोस है। समझना, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये बातें सामान्यतः कहीं नहीं आपको मिलेगा कि भाई सबको ये आपको याद दिला देंगे कि भाई इसे रट लो। क्या रट लो? अरे समझ में भी तो आना चाहिए। हाँ, साइंस है भाई, विज्ञान है, कोई कविता नहीं है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सा धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। ये मुझे आज भी याद है, बचपन में ही कब का पढ़ा हूं। तो ये कविता है, ठीक है, इसे रटो, लेकिन विज्ञान को समझो पहले, और समझकर प्रैक्टिस करोगे तब जाकर टिकेगा इधर। समझे? प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, विज्ञान को रटना नहीं, रटने की गलती मत कर देना, समझते हुए आप आगे बढ़ो। एक बार कंसेप्ट दिमाग में फिक्स हो गया ना तो बस मस्त, आपको हमेशा याद रहेगा। बट प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस छोड़े तो गए, ठीक है। तो यहां से सूखा बर्फ, ठोस, उष्मा, उष्मा आपने दिया तो गैस में परिवर्तित हो। अब हम थोड़ा देखते हैं, संगठन हमें देखना पड़ेगा। ये आपको पता है सूखा बर्फ जो होता है ये होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड ठोस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ठोस में परिवर्तित करते हैं तो वो बर्फ के जैसा, ठीक है, ठोस बनता है, जिसे हम ड्राई आइस यानी सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं। अब आपने इसको गर्म किया, आपने उष्मा दिया भाई, ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो गया? गैस में। आपको पता है ये कौन सा गैस है? गैस बनता है CO2 गैस। मतलब
मतलब संगठन सेम है, संगठन एक जैसा है। आप देखो इधर को जो आपके बाएं तरफ में है, बाएं तरफ में जो पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो दाएं तरफ में पदार्थ है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये रासायनिक परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये रासायनिक परिवर्तन है ही नहीं। हाँ, रासायनिक परिवर्तन में अभी अभी पढ़ा है हमने कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, और यहां तो वही चीज रह गया भाई। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना कि अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि भाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण है वो हमें इस बात को सूचित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, होगी ये कंफर्म नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अवक्षेप का बनना ये जो अभिक्रिया है ना भाई, अवक्षेप का बनना, देखो ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देख के ठीक है आपको मजा आ रहा होगा यार, ये पानी के अंदर ये पीला पीला पदार्थ क्या है? अरे भाई ये जादू दिखाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो, ये जादू दिखाएंगे। रसायन शास्त्र में बहुत जादू है, ठीक है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपको ये पीला अवक्षेप दिख रहा है ना, ठीक है, ये अवक्षेप है लेड आयोडाइड का, PbI2 का, और बाकी इधर को आपका विलयन है। अब ये जो विलयन है वो है पोटेशियम नाइट्रेट का। लेकिन ये अवक्षेप बना कैसे? बात तो ये है कि बना कैसे, अभी आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले कि भाई अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो बच्चों आप एक लाइन लिख लोगे। लाइन आपको क्या लिखना है कि अवक्षेप का बनना, क्या अवक्षेप का निर्माण यानी बनना, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है, या रासायनिक अभिक्रिया को एक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है, अभिलक्षण एक लक्षण। ओ भाई बात समझ में आ रही है? अब देखो ये अभिक्रिया थोड़ा समझो। तो बच्चों इस अभिक्रिया में क्या हुआ है समझना थोड़ा। देखो इस अभिक्रिया में हमने क्या किया कि हमने भाई एक लेड लेड ठीक है, हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। किसका? किसका सॉल्यूशन? तो लेड नाइट्रेट। ये क्या है बच्चों? ये बच्चों है लेड नाइट्रेट। क्या है बच्चों? तो ये है आपका क्या? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, ठीक है क्या? ये पीबी जो है ना, पीबी को लेड बोलते हैं और ये नाइट्रेट आयन है, तो ये है लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जब आप पोटेशियम आयोडाइड, और ध्यान रखना दोनों जलीय विलयन है, ये एक यू जो लिख रहा हूं ना बगल में, इसका मतलब है जलीय विलयन। पोटेशियम आयोडाइड के, ठीक है, जलीय विलयन से जब अभिक्रिया कराई जा रही है तो बच्चों इससे निर्माण हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। KNO3 जल में घुलनशील होता है तो ये घुल गया, और बन रहा है PbI2, जिसका रंग कैसा होता है? तो रंग होता है पीला। ठीक है, तो लेड आयोडाइड जो यहां पर बच्चों बन रहा है, ठीक है, लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये पीला अवक्षेप है। ये पीला क्या है? अवक्षेप है।
बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है ना बच्चों, तो प्रिसिपिटेट का निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है, रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है। और देखो यहां रंग में परिवर्तन भी आप देख सकते हो कि भाई रंग में परिवर्तन भी हो रहा है। ठीक है, इस इन सब अभिक्रियाओं के बारे में हम अभी डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है एकदम। इस पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में दूंगा ऐसे कि भाई ये औक्षेप का बनने वाला कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेने का, जज्बा जज्बा बैच में पढ़ रहे हो। अब ये देखो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आपको यहां पर दिख भी रहा होगा। अरे इसमें हुआ क्या है समझना, ये जो आपको ब्लू कलर का बिलियन दिख रहा है, यानी नीला रंग का जो बिलियन दिख रहा है बच्चों, तो ये नीला रंग का जो बिलियन है ये वाला, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट का बिलियन, कॉपर सल्फेट का बिलियन। और इधर को कांटी तो दिख ही रहा होगा, किल है ना, जिसे हम आयरन नेल्स बोल सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है, तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ये है आयरन नेल, यानी कि लोहे की किल। तो ये मैं जानबूझकर इंग्लिश में भी लिख रहा हूं ताकि आप किसी से पीछे ना रहो। लोहे, लोहे का किल, लोहे का किल। भाई आपको इतिहास रचना है और जज्बा, जज्बा बैच आपके लिए हर कोशिश करेगा। ये मेंटर्स एडु सर्व का आपको लेकर वचन है। ठीक है, तो लोहे का किल बच्चों, ये देखो लोहे का किल, लोहे का सूत्र तो आपको पता ही होगा। आयरन का सूत्र क्या होता है बच्चा, तो आयरन का सूत्र होता है क्या, Fe, ये Fe। ठीक है, तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आयरन ने, यानी जब किल को, लोहे की किल को जब इस बिलियन में रखा गया, तो यहां से रंग परिवर्तित होकर कैसा बन गया, तो बच्चों रंग परिवर्तित होकर ये ग्रीन हो गया, हरा हो गया। हाँ, ये कैसा बन गया, हरे रंग का बन गया, हरा रंग बन गया। तो बच्चा ये हरा रंग कैसे बना, ये रासायनिक अभिक्रिया। तो रंग में परिवर्तन, ध्यान रखना, रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करती है, रासायनिक अभिक्रिया का यह एक लक्षण है। लेकिन ध्यान रहे हर रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का सूचक नहीं है। बहुत सारे अपने आस पड़ोस में भी लोग हैं जो समय आने पर गिरगिट के जैसा रंग बदलते रहते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। तो इन रंग बदलने वालों से थोड़ा बच्चों बच कर। ठीक है, चलो यहां पर हम समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ है, समझ लो, अभिक्रिया में आपको दिखाता हूं। ये जो अभिक्रिया है इसमें देखो, ये है इनफैक्ट यहां पर बच्चों कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, और यहां पर क्या है, आयरन। और इससे क्या बन गया, तो यहां बन गया आयरन सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों, तो आयरन सल्फेट का रंग होता है हरा। ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है, प्लस कांटी के ऊपर क्या दिख रहा है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, ठीक है क्या, तो आओ इसको थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं डिटेल्स में। ठीक है, बच्चों देखो मैं कलर के साथ ही लिखता हूँ। ठीक है, ये आपका है कॉपर सल्फेट, किस रंग का है, ब्लू रंग का है। ठीक है, कॉपर सल्फेट की जब आपने अभिक्रिया कराई तो लगभग भूरा रंग, ऐसे तो ये ऑरेंज है, तो ये किससे, लोहे से आपने अभिक्रिया कराई। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया बच्चों, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बन गया FeSO4, जिसका रंग कैसा होता है बच्चों, तो इसका रंग होता है हरा। और क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, और क्या बना,
तो और बन गया आपका जो कांटी के ऊपर, ठीक है, ये तंबा दिख रहा है ब्राउन कलर का, भूरा रंग का, ठीक है, तो ये आपका कांटी के ऊपर क्या दिख रहा है भाई, कॉपर। ये बन गया क्या, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर सॉलिड, ये यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई रंग का में परिवर्तन हो रहा है, तो रंग में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का क्या है बच्चों, सूचक है। ये रासायनिक अभिक्रिया का सूचक है। समझ में आ रहा है क्या, एकदम क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। अरे सब एकदम क्लियर होते जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, देखो आप ये देखते होगे कि जैसे पेंटिंग, अगर किसी चीज की पेंटिंग हो रही है तो पेंटिंग करने से भी क्या होता है, रंग में परिवर्तन। तो यार पेंटिंग जो आप कर रहे हो उससे जो रंग में परिवर्तन हो रहा है किसी चीज का, तो वो एक भौतिक बदलाव है, वो फिजिकल चेंज है, उसे आप केमिकल चेंज नहीं बोलोगे। मतलब मैं जो बोला था कि ये लक्षण है, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है, भौतिक परिवर्तन भी, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन का एक लक्षण है। हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद फाइनल करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो भाई, ताप में परिवर्तन, तो देखो अभिक्रियाएं ना बच्चों दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है उष्मा छेपी, जिसमें उष्मा क्या होता है, उष्मा बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, मतलब अभिक्रिया होने से, ठीक है, उष्मा का उत्सर्जन होगा। समझ में आ रहा है, तो अभी उष्मा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो उष्मा छेपी। और अगर अभिक्रिया होने से, ठीक है, उष्मा का क्या हो रहा है, उष्मा को वो क्या कर रहा है भाई, अंदर की तरफ खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मीन्स अवशोषित कर रहा है। तो अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम उष्मा शोषी भी बोलते हैं, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो ध्यान रखना उष्मा शोषी अभिक्रिया में, ठीक है, जो अभिक्रिया का मिश्रण होगा, ठीक है, जिस पात्र में अभिक्रिया कराया जा रहा होगा, अगर आप थर्मामीटर से चेक करोगे तो उष्मा शोषी में टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और उष्मा छेपी में टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा। मतलब कि ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई जो तापमान में जो बदलाव है, ठीक है, तो तापमान में बदलाव मीन्स ताप में परिवर्तन, मतलब कि ताप में परिवर्तन जो है, ठीक है, ताप में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए कि ताप में परिवर्तन परिवर्तन, एक मिनट, ताप में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है या अभिलक्षण, ठीक है। अब ये चीज आप देखो यहां पर, जैसे देखो जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, किसकी किसकी अभिक्रिया बच्चों, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तो बच्चों जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है ना, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है। आप पिक्चर देखकर समझ भी पा रहे होंगे कि पिक्चर में बच्चों, ठीक है, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर देखो उष्मा बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये देखो, इन यहां पर ये अभिक्रिया के पश्चात ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है, ये जो ग्लास कांच का ट्यूब है, इस कांच के ट्यूब में हमने लिया क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने क्या लिया बच्चों, तो हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल,
हमने क्या लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बच्चों हमने लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं? याद तो होगा ही ना, क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है? ये आपका क्षार है। कौन सा क्षार है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, की अभिक्रिया जब आपने कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब आपने कराई, तो H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे क्या बना? सोडियम सल्फेट। क्या बना? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन और जल का निर्माण हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि प्लस उष्मा, मतलब कि उष्मा बाहर निकलेगा, मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? ये उष्मा शोषी। और यहां पर ताप, ये जो बर्तन है, ये जो कांच का ट्यूब है, इस कांच के ट्यूब का ताप बढ़ जाएगा, इस कांच के ट्यूब का ताप बढ़ जाएगा। मतलब कि ताप में परिवर्तन हो रहा है। और ताप में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। तो आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो बच्चों अवस्था में परिवर्तन, अब यहां पर आप देखो कि अवस्था में अगर हम परिवर्तन की बात करें, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि भाई NaCl सोडियम क्लोराइड और AgNO3 जलीय विलयन है। आपको मैं बताता हूं कि भाई ये आप ये लिख लो सबसे पहले कि अवस्था में परिवर्तन, क्या? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। लेकिन सारे अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, या अभिलक्षण भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो का अभिलक्षण या लक्षण, चलो लक्षण ही लिखो। ठीक है, मतलब एक ही है। ठीक, चलो भाई अभिलक्षण ही दिखा रहे हैं, तो अभिलक्षण है। ठीक है, अभिलक्षण है, बात समझ में आ रही है। अब देखो पहले इस अभिक्रिया को हम समझते हैं। ये अवक्षेप के बनने का भी एक आपका उदाहरण है। ठीक है, और अवस्था में परिवर्तन भी। देखो बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का कैसा है? ये जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अभिक्रिया आपने करा दिया सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के जलीय विलयन से। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ बच्चों? तो इसके फलस्वरूप आपको क्या मिल रहा है? तो आपको मिल जाएगा बच्चों KNO3। आपको क्या मिल गया? KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, मतलब सोडियम है ना, तो सोडियम नाइट्रेट एन, ओहो, NaNO3। ठीक है, NaNO3 मिला, NaNO3 और प्लस क्या मिल गया? तो NaNO3 के साथ में बच्चों सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, यानी कि AgCl बनेगा। AgCl का रंग कैसा होता है बच्चों? सफेद होता है। और ये क्या है? तो AgCl एक अवक्षेप है। AgCl क्या है बच्चों? अवक्षेप है। क्या है? तो अवक्षेप है। ठीक है, ये कैसा होता है? तो ठोस होता है। ये कैसा होता है? ठोस होता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन कतई नहीं है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो उसमें भी तो ठोस, ये जो अवस्था है पदार्थ की अवस्था बदलती है, लेकिन संगठन, संगठन क्या रहता है? फिक्स रहता है, संगठन नहीं बदलता। तो ध्यान रखना, जैसे मैं शुरू से बोलता आया हूं कि ये लक्षण है। ठीक है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हर अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती।
ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। तो बच्चों आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट का जवाब हम आपको तुरंत देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले एक चीज आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जी जान लगाकर मेहनत करो। कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज्जा क्या है। तो कुछ इस तरीके का मेहनत करो कि भगवान खुश होकर तुमसे पूछे कि बताओ क्या बनना चाहते हो। हाँ, तब बोलना कि हमें आईआईटीएन बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। लेकिन सबसे पहले मेहनत, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज्जा क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू, बाय।